आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संबोधन। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। स्वतंत्रता भारत ने खोई कैसे थी? So the basic point is that India's subjugation by the British was also strategized through a scientific plan. और अक्सर हम इन दो विषयों को अलग अलग सोच करके देखते हैं कि साइंस दान या वैज्ञानिक की भूमिका क्या रही। उससे भी हट करके ये विषय एक सोचने लायक है कि जो वैज्ञानिक नहीं थे स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कम या अधिक मात्रा में किसी न किसी वैज्ञानिक प्रणाली का ही उपयोग किया अपने स्वतंत्रता संग्राम की योजना में। So it's very interesting. India lost its freedom to a well-designed scientific plan and India gained freedom through a scientific plan. अब ये अलग सोचने में लगता है thesis, but in a few minutes, just taking about 3 minutes, I think I'll be able to explain what I mean. अंग्रेज जब यहाँ आए तो सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले को काम सौंपा गया कि तुम एजुकेशन पॉलिसी बनाओ। और लॉर्ड मैकॉले का बड़ा मशहूर कॉल था उस समय। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू फ्रेम एन एजुकेशन पॉलिसी वेयर बाई एन इंग्लिश मैन विल लिव इनसाइड ब्राउन स्किन। तो चमड़ी हिंदुस्तानी की होगी, अंदर अंग्रेज बसता हो। तो एक वैज्ञानिक सोच के तहत ऐसा स्ट्रेटेजाइज किया गया कि आपकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हो, आपका मन, विचार, मस्तिष्क, सोच, so you get subjugated scientifically. और इसी प्रकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले, तो सबसे पहले कलकत्ते पहुंचे, फिर पूर्वोत्तर की तरफ उनका रुझान हुआ और जा रहे थे एज ट्रेडर। और इसीलिए उनको रास्ता की भी अनुमति मिल जाती थी छोटे छोटे राजवाड़ों की ओर से। लेकिन शाम को बैठ करके वो तलाशते इन अ वेरी साइंटिफिक वे कि राजा के मुखालिफ कौन है, उनके साथ बैठते, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते, डिसेंट पैदा करते और धीरे 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 वो अपना राज बढ़ाने लगे। सो इट वॉज अ वेरी साइंटिफिकली डिजाइन पॉलिसी। लगता है कि यह साफ स्ट्रेटेजी है। और उसके बाद जब मैंने कहा कि हमारे वो स्वतंत्रता संग्रामी जिनको हम समझते हैं कि वो वैज्ञानिक नहीं थे, क्योंकि विज्ञान के आधार पर किसी कार्यशैली को अपनाना किसी केवल वैज्ञानिक की ही जिम्मेदारी या उसका ही प्रेरोगेटिव नहीं है। आप गांव देहात में चले जाएं तो कोई अनपढ़ व्यक्ति आपको सिखा देगा व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना और आपका फोटो खींच के कैसे भेजना, शायद आप एमए पीएचडी करके भी ना कर सके। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में, rather I would say at the risk of sounding little unconventional, that the greatest scientific warrior of the freedom struggle was none less than महात्मा गांधी। तो जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकों के योगदान की, तो वास्तव में सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए। महात्मा गांधी's non-violence was a scientific resistance to the British aggression. अब ये नहीं कहेंगे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, थोड़ा क्रूड हो जाएगा, लेकिन जो सत्याग्रह क्या था, उनका सब मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। So he was using his biological capacities to resist the aggression. तो अंग्रेज वैसे ही खौफ ज्यादा हो जाता कि बापू बीमार हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, देश भर में उपद्रव हो जाएगा, तो इनके साथ बात करो, समझौता करो। आजकल आप बायोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं कीटाणुओं के द्वारा,
कोई गैस फेंक के, कोई कहता है कोरोना भी उसी का हिस्सा है। बापू ने आपको अहिंसा के द्वारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर सिखाया, सत्याग्रह के द्वारा। तो फाका लगाना भी तो एक, यू आर प्लेइंग विद द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी एंड विदाउट हार्मिंग एनीबडी यू आर क्रिएटिंग एन अलार्म। तो किस तरह के साइंसदान थे वो, क्या इन्वेंशन थी? इट्स अ ह्यूज साइंटिफिक इनोवेशन। उससे पहले तो किसी ने सोचा नहीं था। एट द सेम टाइम बापू also was using psychological techniques which may have been natural to him, क्योंकि वो महात्मा थे। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई प्लान किया होगा, but he was good at using psychological techniques to put his opponents on the defensive। और उसका एक छोटा सा उदाहरण, जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुई तो बापू मुंबई रहा करते थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य के आगे ये प्रश्न आया कि यदि बापू मैदान में आ गए तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि उनको पहले ही हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि वहां झंडा चढ़ाया था अरुणा आसिफ अली ने आजाद मैदान में, और सारा कार्यक्रम होने वाला था, उसकी योजना बन रही थी। तो तय हुआ कि बापू को हिरासत में ले लेना चाहिए। लेकिन फिर यह भी विचार आया कि यदि दिन के समय वहां अंग्रेज सरकार की पुलिस गई तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, बापू को गिरफ्तार होने से रोकेंगे, उपद्रव हो जाएगा, तो क्या करना। अंततः ये निर्णय हुआ कि सुबह सुबह तड़के 4:30-5 बजे ही, क्योंकि बापू तो जल्दी उठ जाते हैं, उनको जाकर के अरेस्ट कर दिया। तो जब वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भेजा गया, सुबह 5 बजे उसने जब बापू का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि आई हैव बीन असाइन्ड दिस अनप्लेजेंट जॉब ऑफ अरेस्टिंग यू। तो जानते हैं बापू ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, ऑन माई अकाउंट यू हैड टू अंडरटेक ऑल दिस बॉदरेशन एंड इनकन्वीनियंस, एंड आई नो you may not have got time also to have your breakfast. So if you permit, can I serve you your breakfast and then I leave with you? And by time I also change my कपड़े। तो उन्होंने उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट पुलिस को नाश्ता परोस दिया और फिर उसके साथ चले गए। और दूसरे दिन जब अदालत में सुपरिटेंडेंट पुलिस ने ये वाकया सुनाया, उनके पैरों में झुक करके, तो जज खड़ा हो गया कुर्सी से, तो उसने कहा कि मॉरली आई डोंट फील लाइक सेंडिंग यू टू प्रिजन, बट आई एम बाउंड बाय माय ड्यूटी। सो थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स ही हैड पुट हिज एडवर्सरीज ऑन द डिफेंसिव।